अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे मिड टर्म के पेपर को। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर नोट लिखा है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। ओके फाइन, यहाँ पर हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, तो दैट मीन हमने 10 के 10 ही करने हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इज़ द सेट 0 1 2 3 up to 9 can be called and so on can be called a set of non-negative integers। ओके जी, जब भी क्वेश्चन इस तरह आते इज कैन, तो इसका आंसर हमेशा येस और नो या ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में होता है। हमें इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, और साथ साथ हमें क्वेश्चन के मार्क्स को भी देखना चाहिए। अगर 1 नंबर का तो जस्ट येस और नो से काम चल जाता है, लेकिन अगर यहाँ पर ज़्यादा नंबर लगे हों तो फिर आप साथ एक्सप्लेनेशन भी दे दें। तो बिल्कुल जी, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स यही होते हैं 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका जो आंसर है इट इज ट्रू। ओके, सेकंड, इज इट पॉसिबल टू राइट द कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इन अ टेबुलर फॉर्म। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का कंप्लीमेंट क्या बनता है, तो वो तो बन जाएगा इररेशनल नंबर्स। यहाँ पर जस्ट इर लगा तो इररेशनल नंबर्स। अब हमें पता है कि चाहे रैशनल नंबर्स हों या इररेशनल नंबर्स हों, ये तो डेसिमल नंबर्स होते हैं और इनके टेबुलर फॉर्म में लिखना मुमकिन नहीं है। तो इसलिए जो सेकंड होगा इसका आंसर होगा फॉल्स। ओके, थर्ड जो है थोड़ा सा आपने क्वेश्चन को गौर से पढ़ना था कि वी कैन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट बाय यूजिंग द फॉर्मूला। अब ये आपको गिवन है कि जो प्रॉपर सेट्स हैं, प्रॉपर सबसेट्स हैं, वो किसी भी सेट के आपने फाइंड आउट करने हैं तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट। ओके फाइन। यहाँ पर एक चीज़ जो गौर तलब है वो ये है कि यहाँ पर हमने प्रॉपर सबसेट लिखे, सिंपल सबसेट्स नहीं लिखे। हमें पता है कि अगर किसी भी सेट के हमने सिंपल सबसेट फाइंड आउट करना या पावर सेट फाइंड आउट करना हो तो तब फार्मूला बनता है 2 की पावर n। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर सबसेट्स हैं तो जो इम्प्रॉपर होगा वो माइनस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा सबसेट। और जो कि हमेशा इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा होता है, जो सेट के तमाम एलिमेंट्स उसके अंदर भी हों और सेट के बराबर ही हो। इसलिए जो खुद बजाते खुद एक सेट जो है अपना सबसेट होता है उसको हमने माइनस कर दिया, तो इसलिए यहाँ पर ये -1 आ गया। और ये फार्मूला आपको गिवन है, आपने इसके मुताबिक सोचना था। अब आगे पूछा क्या जा रहा है कि डज देयर एग्जिस्ट एनी सेट हुज नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स इज 0। यानी कि कोई एक ऐसा सेट एग्जिस्ट करता है जिसका इस फार्मूले के तहत आंसर 0 है। तो बिल्कुल देयर एग्जिस्ट अ सेट, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास ट्रू। चलिए इसके साथ मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ कि जब हम फाई के प्रॉपर सबसेट्स निकालेंगे तो हमारे पास कुछ नहीं आता, क्योंकि फाई का जो पावर सेट है, ठीक है, उसके अंदर खुद ही वो आता है। लेकिन ये तो इम्प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट तो नहीं है। तो इसलिए जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला कि 2 की पावर n की जगह पर आप फाई के अंदर जो है वो तो 0 एलिमेंट्स होते हैं, तो जब n की जगह पर आप 0 रखेंगे तो 2 की पावर 0 1 आ जाएगा, और 1 - 1 इट्स आंसर 0। तो आप फार्मूले की मदद से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसको इधर से इसके पावर सेट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इधर ये जो है ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट बन रहा है या इम्प्रॉपर, तो दिस वन इज इम्प्रॉपर। यहाँ पर इसके अंदर आपको कोई भी प्रॉपर सबसेट आपको नज़र नहीं आ रहा। तो दिस इज इट। यहाँ पर आपने एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी थी, जस्ट यू हैव टू राइट द आंसर। और ज़्यादातर बच्चों का ये गलत हुआ है, उन्होंने इसे फॉल्स लिखा हुआ है, शायद इस फार्मूले की वजह से उन्होंने गलती कर ली है या व्हाट्सएवर। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4, कैन वी एस्टिमेट द अननोन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ऑफ ए केमिकल एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ ग्राफ बेस्ड ऑन द गिवन डाटा। जी बिल्कुल, हम ग्राफ की मदद से जो भी कोई एक्सपेरिमेंट का डाटा है उसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज़ जो हैं डाटा के अलावा अदर देन वैल्यूज़ वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफ में हमें ये सहूलत मौजूद है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि डज द फॉलोइंग नंबर बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स, क्वेश्चन मार्क। तो दिस इज योर वन पार्ट, जस्टिफाई योर आंसर, दिस इज योर सेकंड पार्ट। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो पहले आपने डज, इज, कैन, इनके आंसर देने आइदर इन द फॉर्म यस और नो, और फिर उसके बाद जस्टिफिकेशन दें।
तो इसका सिंपल सा जो सोल्यूशन बनता था वो ये था, यस द फॉलोइंग नंबर बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। तो यू कैन ओनली राइट यस, ये हो गया आपका पार्ट इधर तक आंसर। जस्टिफाई योर आंसर। अब जस्टिफिकेशन के अंदर हमने रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन ही लिखनी थी, जस्ट हमने वो पॉइंट लिखना था जिसकी वजह से ये वाला नंबर जो है ये रैशनल है। तो चूंकि ये डेसिमल नंबर है तो वी हैव टू सी द पैटर्न। तो हम देखते हैं कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो जब हम इधर से देखें 0 3 2 4 5 6 8 4 8 एंड फिर आगे 0 3 2 4 5 6 8 4 9, अब यहाँ पर 4 8 था और 4 9। ओके, अब दोबारा आगे चेक करते हैं 0 3 4 5 6 8 4 8 0 3 2 4 5 6 8 4 9। अब ये पूरा बैच जो है ये रिपीट हो रहा है एंड सो ऑन। अगर आप इधर भी देखें तो यहाँ पर भी 4 8 और यहाँ पर 4 9। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक रिपीटिंग पैटर्न नज़र आ गया, लेकिन वो पैटर्न हमने लिखना है, वो हमने बताना है कि 0 3 2 4 5 6 8 4 8 0 3 2 4 5 6 8 4 9, दिस इज द रिपीटिंग पैटर्न इन आवर नंबर, जिसकी वजह से ये रैशनल नंबर है। आपको मजीद कोई और डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं थी कि जी रैशनल नंबर्स होते हैं पी और क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, क्यू जबकि ज़ीरो नहीं है एंड सो ऑन। जस्ट टू द पॉइंट लिखें। तो जिन्होंने ये रिपीटिंग पैटर्न नंबर का बताया हुआ है वही आंसर करेक्ट होगा। खाली डेफिनेशंस लिखने को आपको नहीं कहा गया था, वो जस्ट आपने एक्स्ट्रा स्टफ लिखा है। जैसे इज 779 इज अ प्राइम नंबर या 779 इज अ प्राइम नंबर, सपोर्ट योर आंसर विद आर्गुमेंट। तो अगेन यहाँ पर इज है तो आंसर विल बी नो। अब उसकी रीजन क्या है, तो यहाँ पर आपने प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन है लिखनी, हमने जस्ट ये बताना है कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 से ज़्यादा। वी कैन राइट द फैक्टर्स 1 और ओके उसके बाद 19 आ जाता है, 41 चले आपने आगे लिख लिया, जस्ट 1 9 41 भी लिख लिया। तो हम कह देंगे इसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 से ज़्यादा हैं, इस वजह से ये प्राइम नंबर नहीं है। और अगर हम इसके टोटल फैक्टर्स देखें तो वो बनते ही 4। सो दिस इज इट। तो जस्ट आपने क्या लिखना था कि 19 एंड 41 आर द डिवाइजर्स अदर देन 1 and 779, so that's why it is not a prime number। बात खत्म। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं कि डज द असाइनमेंट्स इन द फॉलोइंग मैपिंग डायग्राम रिप्रेजेंट अ 1-to-1 फंक्शन। अगेन इसका आंसर यस और नो की फॉर्म में हो गया। आल्सो गिव द जस्टिफिकेशन। ओके, हमने यहाँ पर देख लिया और हमें पता चल गया कि ये 5 जो है ये एंगेज नहीं है, इसका मतलब है ये फंक्शन ही नहीं है। तो इसलिए हमारा जो पहला पार्ट है उसका आंसर होगा नो, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। अब आल्सो गिव द जस्टिफिकेशन, इसकी रीज़न देनी है। तो हमने यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन नहीं लिखने बैठ जाना कि जी फंक्शन जो है वो सेट ए से बी के दरमियान एक रिलेशन है जिसमें सेट ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो इंगेज होते हैं सेट बी के साथ। हम जस्ट यहाँ पर लिखेंगे कि लेट्स से दिस इज अ सेट ए या 1 भी कह सकते हैं, दिस इज सेट बी। यू कैन ओनली पिन पॉइंट दैट the number 5, the element 5 in a set A is not engaged. Due to this, it is not a function. And hence, it is not 1-to-1 function. बात खत्म। यहाँ पर जो मेन पिन पॉइंट करने वाला था कि आपने एक काउंटर एग्जाम्पल देनी थी कि भाई ये देखें 5 जो है ये किसी के साथ भी मैच नहीं है, बस गेम ओवर, बात खत्म। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने ज़्यादातर गलती क्या की कि आपने उसे फंक्शन की डेफिनेशन लिख दी, लेकिन हमने इस एग्जाम्पल में से या इस क्वेश्चन में से पिन पॉइंट नहीं किया कि भाई किस वजह से हम कह रहे हैं कि ये फंक्शन नहीं है, वो कौन सा नंबर है जो मैच नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपने पहले साथ 5 को लिखना ज़रूरी था और ये बताना भी ज़रूरी था कि उसका किसी के साथ इंगेजमेंट नहीं हुई। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये थोड़ा सा आप जो है ट्रबल मेकिंग कह लें, थोड़ा सा समझने वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसका गौर फिक्र करने वाले क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन ए टेबल फॉर्म। तो ये हमें सेट बिल्डर नोटेशन में क्वेश्चन गिवन है और हमने इसे टेबलर फॉर्म में लिखना है और इसके अंदर कुछ कंडीशंस लिखी। हमें पता है कि जब भी सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर कंडीशंस हों तो हमें 1 by 1 तमाम को लिखना है और उसके बाद वो वाले एलिमेंट जो तीनों या जितनी भी कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई करते हैं, दीज आर द आंसर। सबसे पहले एक्स, ओके जी, एक्स के एलिमेंट्स हम यहाँ पर एलिमेंट्स लिख लेते हैं। लेट्स से दिस इज सेट ए एलिमेंट्स। चलें, मैं इसे इधर हम ब्रैकेट लगा के टेबलर फॉर्म बना लेते हैं। ओके, सबसे पहले क्या इंटीजर्स हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स दोनों आ जाएंगे। हमारी रेंज क्या है, -9 से +9 तक, जबकि -9 इंक्लूडेड नहीं है, ये यहाँ पर इक्वल टू का निशान नहीं लिखा हुआ, तो उसके अंदर कौन से आ जाएंगे, -8,
7 minus 6 minus 5 and up to so on 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन हमें साथ ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करानी है, ऐसे नंबर्स जो कि 3 से डिवाइड होते हैं और हमें क्या आंसर दे रहे हो, होल नंबर्स। होल नंबर्स हमें पता है कि हमारे पास आंसर जो है 0 1 2 इस तरह फॉर्म में है एंड सो ऑन। ओके जी, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि 3 से डिवाइड कौन से होते हैं। जैसे डिवाइड होगा -6, ओके फाइन। उसके बाद डिवाइड होगा -3, बिल्कुल। 0 भी डिवाइड होगा, फिर उसके बाद 3 डिवाइड होगा एंड 6, और जो कि 9 इंक्लूडेड है तो ये भी आ जाएंगे। अब ये जो एलिमेंट्स निकले ये अभी इस कंडीशन से निकले, हम अभी इंटीजर से इधर मूव किए हैं, अब इधर से हमने आगे इधर मूव करना कि इनमें से वो वाले नंबर्स जिन्हें हम 3 से डिवाइड करें और आंसर 0 1 2 3 4 इस तरह है। लेकिन अगर यहाँ पर -6 को हम 3 से डिवाइड करें तो आंसर तो हमारे पास -2 आता है, जो कि होल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए हमने -6 को नहीं इंक्लूड करना। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। -3 को डिवाइड करें तो वो हमारे पास -1 आता है, अगेन वो होल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा। ओके जी, 0 से डिवाइड करें तो हमारे पास 0 ही आता है, इसका मतलब है कि इट इज़ आवर आंसर। एंड सिमिलरली 3 से डिवाइड करें 3 को, वी गॉट 1, इसका मतलब 3 भी एलिमेंट है। 6 को डिवाइड करें वी गॉट 2, 9 को डिवाइड करें वी गॉट 3। तो इसका मतलब है ये सारे होल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर इट इज़ 0 3 6 9, नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे। अब ये तमाम कंडीशंस पूरी हो गई हैं, तो अब आप आगे उसके ऊपर फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, उसका टाइप भी बता सकते हैं। ओके, फंक्शन अप्लाई करने के यू नो द ड्रिल कि यू कैन राइट द डोमेन एलिमेंट्स एंड द फंक्शन एलिमेंट्स। ओके फाइन, एंड दैट्स इट। अब यहाँ पर जो है आप उसके एलिमेंट्स लिख लें 0 3 6 एंड 9, और उसके बाद जो आंसर्स आते हैं वो आप लिख सकते हैं। हमें को डोमेन गिवन है तो 0 जब लिखेंगे वी गेट द आंसर 1। अब आप इसको बेशक मैनुअल कैलकुलेशंस कर लें, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप उसे कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते और जल्दी से पिक कर लेते कि इसमें से कौन से जो आंसर्स हैं हमारे पास आ रहे, जैसे 0 पे 1 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके मैनुअल कैलकुलेशन के मार्क्स नहीं मिल रहे। यहाँ पर जस्ट आपने जो आंसर्स निकाले हैं और को डोमेन में से जो उनसे मैच कर रहे हैं उसके बेस पर नंबर मिल रहा है। ये जो पूछा गया कि फाइंड द इमेजेस ऑफ ए फंक्शन। इसी तरह जब आप 3 पुट करेंगे यू गेट द आंसर 37, तो यहाँ पर हम 37 लगा देंगे, और इस तरह आप 6 पुट करेंगे यू विल गेट द रिजल्ट 253, तो यहाँ पर हम 253 लिख देंगे। और सिमिलरली जब हम 9 पुट करेंगे तो वी विल गेट 8111, तो यहाँ पर हम 8111 लिख देंगे। तो ये हमारे पास डोमेन के एलिमेंट्स हैं लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे हमारे पास इमेजेस आ गए। नाउ डिस्क्राइब द टाइप ऑफ अ फंक्शन। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 0 पुट कर रहे हैं 1 के साथ मैच कर रहा है, 3 जो है 37 के साथ, 6 जो है 253 के साथ, 9 जो है 811 के साथ, और तमाम इमेजेस यूनिक हैं, वो किसी और के साथ अटैच नहीं हो रहे। तो इधर से हमारे पास क्या बन गया, इट इज़ अ 1-to-1 फंक्शन। और अब चेक करेंगे क्या ये ऑन टू है, यानी कि ऑब्जेक्टिव के लिए हम चेक करेंगे। तो यहाँ से कोड डोमेन के अंदर कुछ एलिमेंट्स अभी सारे के सारे इंगेज नहीं हुए, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, only 1-to-1 फंक्शन ही रहेगा। तो फाइनल आंसर इज 1-to-1 फंक्शन, एंड दैट्स इट। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो फॉर द फॉलोइंग सेट्स A इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ आपको केमिकल एलिमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, N जैसे नाइट्रोजन है, C कार्बन, N है सोडियम, H जो है हाइड्रोजन कहलाता है, और C कैल्शियम, O फॉर ऑक्सीजन, Cl फॉर क्लोरीन। और B के अंदर हमें कुछ कंपाउंड्स के नाम दिए गए हैं, अमोनिया, कार्बन मोनोक्साइड, साल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सल्फर। ओके फाइन, करना क्या है। पार्ट ए, मेक अ मैपिंग डायग्राम। मैपिंग डायग्राम है क्या, उसकी डिटेल्स आके बताई गई कि ड्राइंग कनेक्शंस बिटवीन सेट्स यूजिंग एरोज। ये जो हमने अभी सारा प्रोसेस किया है, दो सेट्स के दरमियान हम जो डोमेन और इमेजेस को आपस में कनेक्शन करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, मैपिंग डायग्राम। ओके, ये तो काम हम करते हैं। अब द अबव सेट्स यूजिंग द असाइनमेंट रूल, जाहिर सी बात है कनेक्शन हम किसी असाइनमेंट रूल के तहत करते हैं। और यहाँ पर उन्होंने लिखा कनेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विद रिस्पेक्टिव कंपाउंड्स। क्या आपने जो एलिमेंट्स हैं उनको कंपाउंड्स के साथ, जिन कंपाउंड्स का वो हिस्सा है उनके साथ आपने मैच कर देना। ओके, बी पार्ट, चेक वेदर दीज असाइनमेंट्स रिप्रेजेंट फंक्शन। ओके, जब आपने मैपिंग डायग्राम बना ली तो आपने देख के बताना है कि ये जो हमने कनेक्शंस बनाए हैं ये सारे ओवरऑल फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ओके, अगर नहीं, इफ नॉट, then which compound should be least eliminated from set B to make these assignments a function।
तो फिर हमने सेट बी के अंदर कौन सा जो है कम से कम कौन से जो कंपाउंड हैं उनको हमें माइनस करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा, ताकि हमारे पास जो ये जो मैपिंग डायग्राम है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करे। लीस्ट से मुराद ये है कि आपने मिनिमम कोई एक ऐसा एलिमेंट देखना है, या एक या दो या तीन, कि उनसे हमारा काम चल रहा है। ये नहीं कि तमाम के तमाम ही 4-5 निकाल दो तो जाहिर सी बात है एक दो के साथ कनेक्शन बनेगा तो फंक्शन बन जाएगा, वो चीज़ नहीं करनी। ये थोड़ा सा आपने इसमें सोचना है। सी पार्ट में क्या करना है, आफ्टर डूइंग द बी पार्ट, यानी कि आपने उसे फंक्शन बना लिया, फिर आपने उसकी टाइप बतानी है, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ द फंक्शन रिप्रेजेंटिंग। डी पार्ट में कि क्या ये जो फंक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है क्या ये मैपिंग बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है, इफ नॉट विच चेंजेस शुड बी डन टू मेक इट्स बाइजेक्टिव। अब आपने सी के बाद मजीद देखना है कि क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव बन रहा है, अगर नहीं बन रहा तो फिर हमें उसकी डोमेन और रेंज के अंदर कौन सी चेंजेस करनी पड़ेगी जिसकी बेस पे वो बाइजेक्टिव बन जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं कि लेट्स से दिस इज आवर सेट ए एंड दिस इज सेट बी। तो सबसे पहले जो है हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि अमोनिया में है क्या, उसके एलिमेंट्स क्या हैं। तो अमोनिया इज NH3, तो मीन इसके अंदर नाइट्रोजन आ रही है और हाइड्रोजन आ रही है। कार्बन मोनोऑक्साइड वी नो द फार्मूला CO, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन आ जाएगी। साल्ट जो है ये हमें पता है सोडियम क्लोराइड होता है, तो NaCl, इसमें सोडियम और क्लोरीन आ गया। कैल्शियम कार्बोनेट वी नो CaCO3। क्योंकि आपके केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं आपको इन तमाम जो कंपाउंड्स हैं इनके फार्मूलाज पता होंगे, और अगर आपको किसी में कन्फ्यूजन थी तो आप उसे गूगल करते हैं, साथ ही आपको रिजल्ट मिल जाता था। और सल्फर के लिए हम S यूज़ करते हैं। अब हमने कनेक्शंस बनाने, तो फाइन ये हम पार्ट ए करने लगे हैं जिसके अंदर हम मैपिंग डायग्राम बना रहे हैं। ओके जी, तो नाइट्रोजन जा रहा है अमोनिया में, फाइन, ये हमने कनेक्शन बना लिए। कार्बन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में जा रहा है। इसके साथ साथ जो कार्बन है वो कैल्शियम कार्बोनेट में भी उसका साथ लिंक है, वो उसका भी हिस्सा है। इस तरह सोडियम जो है वो हमारे पास सॉल्ट में उसका कंपोनेंट है, और क्लोरीन भी साल्ट का कंपोनेंट है। नेक्स्ट जो है हाइड्रोजन वो अमोनिया का भी कंपोनेंट हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का कंपोनेंट है। ऑक्सीजन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में भी जा रही है। उप्स, एक सेकेंड, इसको मैं करेक्ट कर लूँ। और नेक्स्ट जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट में भी जा रही है। कैल्शियम कार्बोनेट में 3 एलिमेंट्स की तरफ से कनेक्शन आ रहे हैं। एंड द लास्ट वन क्लोरीन, तो वो हमने सॉल्व कर दिया। तो दिस इज आवर मैपिंग डायग्राम। अब हम यहाँ पर देखें कि क्या ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर जो, चलो मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि हमें नज़र आ जाए। कार्बन जो है इधर से 2 लाइन्स जा रही हैं, इसका मतलब है कि ये हमारे फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। द रीज़न इज दिस कि फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि हर एलिमेंट जो उसकी डोमेन में है वो इमेज के एक ही इमेज के साथ कनेक्ट होना चाहिए, 2 इमेजेस के साथ नहीं, यानी कि उसकी एक ही लाइन निकलनी चाहिए, 2 लाइंस नहीं। और यहाँ पर ये 2 एलिमेंट्स हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। अब हम बी पार्ट की तरफ चल रहे हैं कि हम इसके अंदर कौन सा इसमें से सेट बी में से एलिमेंट को माइनस करें जिससे कि सारे कनेक्शंस हमारे फंक्शन को रिप्रेजेंट करें। तो दैट मीन हमने देखना है कि कार्बन और जो ऑक्सीजन है किन किन के साथ कनेक्ट है। एक तो ये है कि वो कार्बन कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कनेक्टेड है, और एक कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। अब इन दोनों में से हमें किसी एक को डिलीट करना पड़ेगा। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को डिलीट करते हैं तो फिर ये हमारे पास एक फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। और लेट्स सी कि कैल्शियम कार्बोनेट को डिलीट किया जा सकता है कि नहीं। बेशक कैल्शियम कार्बोनेट को डिलीट करने से कार्बन और ऑक्सीजन तो ख़त्म हो जाएंगे उनके कनेक्शन, लेकिन कैल्शियम का कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा और ये जो है अनअटेंडेड रह जाएगा, यानी इसका कनेक्शन फिर फिनिश हो जाएगा, जो कि अगेन फंक्शन की डेफिनेशन को वायलेट करता है कि एटलीस्ट हर एलिमेंट का एक कोई ना कोई एक इमेज तो होना चाहिए। यहाँ पर जो है फिर कैल्शियम का इमेज ही नहीं रहेगा, इसलिए फिर हमें कार्बन मोनोऑक्साइड को ख़त्म करना पड़ेगा और उससे हमारे पास जो फंक्शन है वो फिर ये जो कनेक्शन है ये हमारे पास फंक्शन बन जाएंगे। और उसके बाद जब हम ये कैल्शियम मोनोऑक्साइड के साथ इसका कनेक्शन ख़त्म कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर इसको रब कर देता हूँ ताकि आपको भी सामने नज़र आ जाए। और इस तरह ये जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है ये क्या हो जाएगी, ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, लाइक दिस। चले इसको, चले मैंने कट कर दिया, फाइन। अब हम देखेंगे कि ये जो कनेक्शंस हैं ये कौन से फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके जी, हर एक के साथ एक ही एलिमेंट अटैच है। ओके फाइन,
सबसे पहले तो ये ऑन टू नहीं है क्योंकि सल्फ़र जो है वो अनअटेंडेड है। तो अब हमने 1 to 1 के लिए चेक करना है, लेकिन 1 to 1 के लिए क्या है कि हर जो डोमेन का एलिमेंट है उसका इमेज यूनिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो अमोनिया है उसके लिए एन से भी कनेक्शन आ रहा है और ऐसे इसका मतलब है अमोनिया जो है वो यूनिक इमेज तो ना आ रहा, इसलिए ये जो हमारे पास टाइप आ जाएगी इट विल बी नाइदर वाली, नाइदर 1 to 1, आई कैन राइट नाइदर 1 to 1 एंड नॉट ऑन टू। तो दिस इज आवर फंक्शन टाइप इन पार्ट सी। अब ये था कि क्या ये फंक्शन डी पार्ट में पूछा क्या ये बाइजेक्टिव है, तो भाई नहीं, ये तो नाइदर 1 to 1 और नॉट ऑन टू है। अब इसको अगर आपने बाइजेक्टिव बनाना है तो फिर उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी है कि हर जो इमेज के अंदर जो डबल कनेक्शंस आ रहे हैं उनमें से एक कनेक्शन को ख़त्म कर दिया जाए। तो यू कैन सिलेक्ट ओके जी, या तो हाइड्रोजन को ख़त्म कर दो या नाइट्रोजन को। तो हम कहते हैं चलिए नाइट्रोजन रहने देते हैं और हाइड्रोजन का कनेक्शन ख़त्म कर देते हैं। ओके जी गुड। उसके बाद साल्ट में 2 कनेक्शन आ रहे हैं तो चलें जी सोडियम को रहने देते हैं और क्लोरीन को हम ख़त्म कर देते हैं डोमेन में से। ओके जी फाइन। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, उसके अंदर तो Ca है तो हम जो है कार्बन को ख़त्म कर देते हैं और कैल्शियम को रहने देते हैं और ऑक्सीजन को भी हमें ख़त्म करना पड़ेगा। अब ये तो हो गया डोमेन में से कि हमें कुछ एलिमेंट जिधर जहाँ से डबल कनेक्शन या ट्रिपल बन रहे थे उनके एलिमेंट्स को ख़त्म करना पड़ा। अब जो इमेजेस हैं उसके अंदर देखते हैं, अमोनिया है, सॉल्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, सल्फर तो कोई अनअटेंडेड है तो इसका मतलब इसको भी हमें फिनिश करना पड़ेगा। अब जो है तो मीन इधर से हम सिंपल कह सकते हैं कि हमें जो सेट बी है उसमें से सल्फर को ख़त्म करना पड़ेगा और सेट ए में से हमें कोई भी आप एलिमेंट्स ले सकते हैं, कार्बन, उसके बाद हमने क्या कर दिया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, हमने 4 एलिमेंट्स को फिनिश कर दिया। फिर ये जो मैपिंग है ये बाइजेक्टिव मैपिंग होगी। तो दिस इज इट। ओके जी नेक्स्ट हम चलते हैं कि मज़ीद क्या है हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, चेक वेदर द फॉलोइंग होल्ड्स और नॉट, जस्टिफाई योर रिजल्ट बाय यूजिंग वेन डायग्राम। हमने ये चेक करना है क्या ये इक्वेशन होल्ड कर रही है या नहीं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं, और उसके बाद हमने चेक करने के बाद कैसे जस्टिफाई करना है इस चीज़ को, कैसे चेकिंग करनी है, तो हम वेन डायग्राम की मदद से इसको ईजिली चेक कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर उन्होंने पहले ही कहा है कि आपने वेन डायग्राम की मदद से इसको चेक करना है। तो दैट मीन हमें पहले होल्ड करता है या नहीं ये भी आंसर साथ देना है वेन डायग्राम को बनाने के बाद। ओके जी, इसके बाद 2 पार्ट्स हैं, देयर आर 3 सेट्स, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन तो हमें गिवन होना चाहिए। तो ए पार्ट में क्या, इफ ए बी एंड सी आर ओवरलैपिंग सेट्स विद ईच अदर, तो ये आपके पास कंडीशन होगी। और दूसरे में है कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ओवरलैपिंग विद सी एंड ए एंड सी आर डिस्टेंट। तो हम सबसे पहले ए पार्ट की तरफ चलते हैं। सो दिस इज इट। और हमने एक लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और राइट हैंड साइड, और इसको हम चेक करते हैं। सबसे पहले वी हैव टू डिफाइन ए यूनियन सी, और ज़्यादातर अगर आपको बता दूं तो गलतियां इसी पार्ट में हुई हैं, यानी कि जो वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है इसके अंदर, हालांकि इसको हमने डिटेल से किया हुआ है, अगेन इसका टेस्ट भी लिया और फिर उसके बाद टेस्ट में जो गलतियाँ हुई उससे रिलेटेड आपको लिंक भी गिवन था जिसके अंदर तमाम चीज़ों को एक्सप्लोर किया गया था और बताया गया था कि कौन कौन सी मेजर गलतियाँ होती हैं। बल्कि अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हुआ तो ये जो ऊपर लिंक गिवन है उसके मदद से आप वो देख सकते हैं, ताकि आपको क्लियर हो कि भाई ये चीज़ें तो हमें बताई गई थी लेकिन हमने सुनी नहीं या देखी नहीं। तो एनी हाउ मोस्ट ऑफ द जो क्लास के मार्क्स कम हुए हैं वो इसी क्वेश्चन में है, क्योंकि उन्होंने शायद वो लेक्चर ध्यान से देखा नहीं हुआ था और वो गलतियाँ रिपीट कर गए। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल ए यूनियन सी, तो हमने इसे कलर करना है। तो दैट मीन जो ए पूरा पार्ट है, चाहे उसका बी के साथ ओवरलैपिंग आ रही है, लेकिन ए में तो पूरा सर्कल आएगा, उसके बाद सी का पार्ट, तो दिस इज योर ए यूनियन सी। और जब हमने कम्प्लीमेंट लेना हो तो मैंने आपको एक रूल बताया कि जो शेडेड है उसको अनशेडेड कर दें और जो अनशेडेड है उसको शेडेड कर दें। तो दैट मीन हमने ये जो है शेडेड कर देना, बाकी ए और सी जो हमारे पास अब ब्लैंक आ जाएगा। सिमिलरली सी माइनस बी, तो इसका जो बी के साथ पार्ट है उसको आपने कलर नहीं करना और बाकी सारा जो पार्ट है उससे हमने कलर कर दिया। अब इन दोनों फिगर्स की हमने यूनियन लेनी है। तो दैट मीन जो ज़्यादा शेडेड पार्ट है उसको पहले कर लें लाइक दिस, दिस इज ए यूनियन सी कम्प्लीमेंट, और उसके बाद सी माइनस बी में देखें ओके जी इसमें कौन सा कॉमन आ रहा है, तो सी माइनस बी और दिस वन, तो ये कलर हमने मज़ीद कर लिया। तो दिस इज़ आवर नेट रिजल्ट। लेकिन मोस्टली बच्चे जो हैं इधर से शायद जो ए के साथ ओवरलैपिंग पार्ट है उसको भूल गए हैं, या
जो सेंटर वाला है उसको भी उन्होंने कलर कर लिया, हालांकि वो बी में शामिल हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपने मिस्टेक्स की हैं। नेक्स्ट उसके बाद सी है, तो भाई कुछ बच्चों ने इसको सी ही के साथ इस तरह कर दी, हालांकि ये पार्ट भी सी के अंदर आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो हमने जब सी को कलर करना है तो पूरे सर्कल को करना है, पूरा सर्कल सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे वो बाकियों के साथ कॉमन आ रहा है तो कोई मसला नहीं। कॉमन आने का मतलब यही होता है कि वो एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद है। एनीहाउ मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा चूँकि उस लिंक के अंदर तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं, तो अगर आपने ज़्यादा डिटेल में इसको देखना है या समझना है तो आप उसको देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज बी माइनस ए। तो बी में से जो ए पार्ट है उसको हम रहने देंगे, तो बी, दिस इज बी, ये जो ए पार्ट आ रहा है इसके साथ कॉमन वो हम नहीं ले रहे। और उसके बाद फिर हम सी में से ये वाला रेड पार्ट जो है इसको माइनस कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो जो कनेक्शन बन रहा है वो तो सिर्फ ये वाला पार्ट सिर्फ आ रहा है, तो हम सी में से इस पार्ट को माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा दैट विल बी लाइक दिस। सी में से ये जो दिस पार्ट है इसको हमने माइनस कर दिया। अब हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों बराबर नहीं है, तो एट द एंड आपने लिख देना है कि ये आपने वेन डायग्राम के रिजल्ट लिखे, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या है कि दिस इक्वेशन डज नॉट होल्ड फॉर दीज टाइप्स ऑफ सेट्स, दैट्स इट। लेकिन सर बताना है कि ये इक्वेशन जो है होल्ड नहीं कर रही जो आपने हमें गिवन दी हुई है, हमने ये वेन डायग्राम से वेरीफाई कर लिया। अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ इसके। तो दिस इज द सीन के ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ए का सर्कल बी के अंदर आ जाएगा और ए और सी आपस में डिसजॉइंट है तो उसके लिए उनको कोई ओवरलैपिंग नहीं आ रही, और बी और सी आपस में ओवरलैप है। ओके, सबसे पहले ए यूनियन सी, तो फिर ए का पूरा पार्ट, चलो इसको हम रेड कर लें, ब्लैक कर लिया, ए का पूरा पार्ट आएगा और सी का पूरा पार्ट आएगा, यानी कि बी के साथ जो कॉमन है वो भी शामिल होगा। अब जब हम एडजॉइंट ले रहे हैं या कंप्लीमेंट ले रहे हैं तो फिर बाकी सारा जो पार्ट है वो हमारे पास कलर हो जाएगा और ए और सी के जो सर्कल्स हैं वो वाइट हो जाएंगे। अब हमने सी में से बी को माइनस करना है, तो दिस इज सी माइनस बी, बी वाला पार्ट हमने माइनस कर दिया। अब इन दोनों की यूनियन ले रहे हैं, तो अब देखें सी में से देखें यूनियन जब आएगी तो ये वाला पार्ट भी शामिल हो जाएगा, तो दैट मीन हमारा आंसर जो है वो उसकी शेप कुछ इस तरह मान जाएगी, ये दो वाइट पार्ट रह जाएंगे बस। और अक्सर की इसमें गलती हुई है। लेफ्ट हैंड साइड पर चलते हैं, तो ये हमारे पास पूरा सी आ गया, बी माइनस ए करना है, तो बी में से जो ए का सर्कल उसको वाइट रहने दें, तो सी माइनस बी माइनस ए हमारा कंसर्न तो इस पोर्शन के साथ है, तो हम इधर लिख देंगे। तो दिस इज आवर आंसर। अगेन जो है दोनों पार्ट्स के जो नेट रिजल्ट हैं वो मैच नहीं कर रहे, एंड वी विल राइट कि दिस इक्वेशन डज नॉट होल्ड, द रीजन इज दिस कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड केस क्लोज्ड। तो ये हमारा एक पेपर की डिस्कशन थी जो कि सिंपल सा था, लेकिन मोस्टली बच्चों ने बीच में अपनी अपनी गलतियां की हैं। मैं अगेन आपको बता दूं मोस्टली गलतियां कहाँ पर हुई हैं। सबसे पहले पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 1 सबका ठीक, 2 सबका ठीक, 4 सबका ठीक ऑलमोस्ट, कुछ एक दो की शायद गलतियाँ हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये ज़्यादातर का गलत है, और कुछ बच्चों ने जो गलतियाँ की हैं वो ये है कि उन्होंने इन क्वेश्चंस के अंदर भी सिर्फ येस और नो की बजाय बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी है जो कि रिक्वायर्ड नहीं, तो वो आपने अपना टाइम ज़ाया किया, वही टाइम आप आगे बाकी चीज़ों में लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर यू हैव रिटन कि हाँ जी दिस इज़ अ रैशनल नंबर, बट ज़्यादातर बच्चों ने जस्टिफिकेशन नहीं दी, उसकी डेफिनेशन लिख दी जी रिपीटिंग होनी चाहिए, फलां होना चाहिए, पी और क्यू की फॉर्म में होनी चाहिए। आपने इधर उसको पूरा पिन पॉइंट नहीं बताया कि ये वाला जो नंबर है इतने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, कुछ ने किया तो उन्होंने जस्ट जो है ये गलती की है कि उन्होंने कहा जी ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, हालांकि यहाँ पर तो 4 9 आ रहा है, तो ये कैसे नंबर्स रिपीट होने शुरू हो गए। हमने ऐसा पैटर्न देखना होता है जो कंटिन्यूस रिपीट हो रहा हो, वक्फे के बाद नहीं, तो ये उनसे गलती हो गई। इसी तरह आगे जो प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन है ये ऑलमोस्ट सबका ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। इसमें हर एक ने बताया कि भाई 17 जो उसका 19 है वो डिवाइजर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर पार्ट जो उसका फर्स्ट पार्ट है वो तो सबने बताया कि ये फंक्शन नहीं है, लेकिन जो इसकी जस्टिफिकेशन है उसके अंदर उन्होंने वो काउंटर एग्जांपल नहीं बताया कि भाई कौन सा नंबर मैच नहीं हो रहा जिसकी बेस पे आप ये आर्गूमेंट्स दे रहे हैं। उन्होंने जस्ट सब ने डेफिनेशंस देखी हैं फंक्शन के बारे में, तो ये पार्ट थोड़ा सा उसमें गलती होगी। जैसा क्वेश्चन नंबर 8 में ज़्यादातर गलती की हुई है कि वो ये वाली जो कंडीशन है x/3/n एंड n बिलोंग्स टू होल नंबर, वो उसको गलती समझ गए कि n बिलोंग्स टू इंटीजर, और उसके हवाले से उन्होंने नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर लिया जो कि 3 से डिवाइड हो, तो इस वजह से उनका पार्ट ये तो गलत हो गया।
पार्ट बी में या फंक्शन की वैल्यू जब पुट करेंगे ज़ाहिर सी बात है वो वैल्यू ज़्यादा आएंगी, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा पार्शली मार्क्स माइनस किए गए हैं कि कुछ तो आंसर आपने लिखा हुआ। फिर उसके बाद सी जो टाइप ऑफ ए फंक्शन है, बेशक आपने वो माइनस के साथ भी नंबर्स लिए तो वो 1 to 1 फंक्शन बनता है, तो सबने आंसर 1 to 1 फंक्शन लिखा हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों को शायद ये गलती लगी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि फंक्शन की टाइप्स क्या, हालांकि क्वेश्चन सारे आपस में रिलेटेड हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि जी फंक्शन की टाइप क्या है, तो वर्ड आता है टाइप्स, नॉट टाइप, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ ए फंक्शन। एक टाइप तो नहीं ना पूछनी, टाइप्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो उन्होंने भी जो लिखा उसके अंदर थोड़ा सा पार्शली, चले उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो पार्शली मार्क्स काटे गए हैं, कुछ ना कुछ उन्हें दिया गया। लेकिन ये गलती लगनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि अगर क्लास के सेलेक्ट से 80% बच्चों ने अगर उसको कर लिया तो 20% को भी ये समझना चाहिए था कि ये इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये दूसरे क्वेश्चन की तुक नहीं इसमें बनती। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कुछ लोगों को जो गलतियाँ आई हुई है कि उन्हें कैल्शियम कार्बोनेट की जो फार्मूला है वो गलती लगी। उन्होंने इस कैल्शियम कार्बोनेट का जो फार्मूला है उसको ये समझा था कि इट इज़ सिंपल Ca, जिसकी वजह से फिर कार्बन और ऑक्सीजन के उनके साथ मैचिंग नहीं कर पाए और हमारी जो मैपिंग डायग्राम है वो थोड़ी सी उसमें एरर आ गया, तो उनके मार्क्स पार्शली कटे हैं। उसके अंदर फिर उसके बाद जो बी क्वेश्चन है उसका भी मसला आ गया कि उन्होंने कार्बन मोनोऑक्साइड को डिलीट करने की बजाय उन्होंने लिखा होता कि सल्फ़र को डिलीट कर लें। हालांकि सल्फ़र को डिलीट करने की तुक नहीं बनती थी, सल्फ़र को डिलीट ना भी करें तो भी फंक्शन रहता है। मेन तो हमने देखना कि जिसके डबल कनेक्शंस बने हैं तो उनकी चलें उस गलती की बेस पे भी उन्होंने आगे आंसर गलत लिखा होता है, इसलिए उनका बी पार्ट के मार्क्स भी कटे। और उसके बाद जो सी पार्ट है कि फंक्शन की टाइप बेशक उन्होंने लिखा हुआ था, इसके अंदर नाइदर 1 to 1 नॉर ऑन टू आता है, बहरहाल इसके अंदर मार्क्स पार्शली कटे हैं क्योंकि ऊपर मार्क्स की गलतियाँ हो गई हैं तो बहरहाल। लेकिन डी पार्ट के अंदर अगेन उन्होंने थोड़ा बहुत आई थिंक सही लिखने की कोशिश की थी तो उनको उसके हिसाब से मार्क्स मिले। बहरहाल दीज आर द थिंग्स, इसका ध्यान थोड़ा सा आपको रखना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 10 ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनकी गलतियाँ हुई, क्यों? क्यों ना जिस पास से रोका जाए उन्होंने वही करना होता है। आपको कहा गया था कि जब भी 3 सेट्स हों तो पहले 3 सेट्स की ही फिगर बनाएं, जैसे कि यहाँ पर हमने बनाई है। उन्होंने अपनी मर्जियाँ की हैं कि उन्होंने पहले 2 सर्कल्स बनाए हैं जिसमें उन्होंने b-a को फाइंड आउट किया, ठीक है, लेकिन जब उनको कंबाइन करना पड़ा तो फिर उसमें वो चीज़ें भूल गए, उनका आंसर थोड़े से डिफरेंट आया। और ये चीज़ें जो हैं ये उस लिंक के अंदर आपको गिवन थी जिसके अंदर सारी एक्सप्लेनेशन की गई है। तो दीज आर द थिंग्स की वजह से उनके आंसर्स बिल्कुल गलत आए, शेडिंग में उनकी गलतियाँ हो गई हैं। ओके, गलतियाँ करेंगे तो फिर मार्क्स भी कटेंगे। और कुछ ने जो है उसके अंदर हमें बताया नहीं कि ये फॉलोइंग होल्ड कर है कि नहीं, जस्ट उन्होंने दोनों साइड्स की वैन डायग्राम बना दी, ना बताया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, या यही बता देते कि पार्ट ए डज नॉट होल्ड या पार्ट बी डज नॉट होल्ड, कुछ भी नहीं बताया हुआ। तो भाई आपको बताना चाहिए, तो आपसे पूछा जा रहा है ऊपर, या एटलीस्ट हम जो वैन डायग्राम के क्वेश्चंस करते हैं उसके अंदर भी बताते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। हाँ, तो ये गलतियाँ आई उनसे, प्लस जो है कुछ को ओवरलैपिंग का समझ नहीं आई, और ज़्यादातर जो बच्चों की गलतियाँ आई वो माइनस करने में। आई डोंट नो कि आपको माइनस में क्या प्रॉब्लम होती है या सब्ट्रैक्शन जो सेट्स की होती है वैन डायग्राम में, इट इज़ वेरी सिंपल, आपके सामने हमने भी की है, लेकिन शायद उनमें वो थोड़ी सी इसकी कमज़ोरी रह गई है जिसकी वजह से उनके आंसर्स जो हैं फिर आगे गलत बने। तो दीज आर द थिंग्स, होपफुली इस डिस्कशन का आपको फ़ायदा हुआ होगा और काइंडली इसके अंदर जो गलतियाँ बताई गई हैं आप उनको रिपीट ना करना दोबारा, और फाइनल्स में मज़ीद बेहतरी लाना, क्योंकि इसमें जो मार्क्स कटे हैं ज़्यादातर ने अपने मुफ्त के नंबर कटवाए हैं जस्ट अपनी लापरवाही की वजह से, वरना जो मेन क्वेश्चन था वो जस्ट क्वेश्चन नंबर 9 था। बाकी तमाम क्वेश्चंस आपको आते हैं, उनमें आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी थी। चलें क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा सा सोचना पड़ा है, लेकिन मार्क्स आपने जो कटवाए हैं जो सबसे बेस्ट आपका तैयार था क्वेश्चन नंबर 10, जिसके ऊपर हमने इतनी ज़्यादा डिटेल से डिस्कशंस की हुई हैं, इसको समझा हुआ है, लेकिन शायद आप लोगों ने इस पर तवज्जो नहीं दी। एनी हाउ, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये गलतियाँ रिपीट नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच।